हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो 2-3 दिन के ब्रेक के बाद हमारा असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो पेपर पूरे हो गए थे, उसके बाद हमें कोई पेपर मिल नहीं रहा था। तो अब हमें ये पेपर मिला है। ये हमारा लेबोरेटरी असिस्टेंट का पेपर है। 12/2/2024 को ये हुआ था। तो आज हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन करने से पहले ही मैं बता दूं, इस पेपर का लेवल जो हमने पहले पेपर करे हैं उनसे काफी अच्छा है। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं। प्लस में मैंने इस पेपर के जो क्वेश्चंस थे वो आपके असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो क्वेश्चंस थे, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप में थे, उन्हीं के साथ अपग्रेड कर दिया। तो मैंने उसमें इसके क्वेश्चंस डाल दिए। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा पेपर डीएसएसबी अपना एलडीसी के लिए या फिर दास 4 के लिए या फिर जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं आप लोग, जूनियर असिस्टेंट के लिए या फिर पीजीटी या टीजीटी के लिए किसी के लिए बनाएगा। ये मैक्सिमम लेवल है डीएसएसबी का, जो डीएसएसबी क्रिएट कर सकता है। इससे अच्छा पेपर सिर्फ एक आ सकता है, वो है दास 2 का। सिर्फ दास 2 का पेपर ही इससे अच्छा बनेगा, बाकी कोई पेपर इससे अच्छे लेवल का नहीं बनने वाला। ठीक है। सीधा क्वेश्चन पे डील करते हैं। आपका ग्रुप अपडेट कर दिया मैंने, असिस्टेंट ग्रेड 3 के सारे पेपर अपलोड कर दिए, उसमें क्वेश्चंस अपलोड कर दिए। प्लस में आपके पीजीटी के और टीजीटी के जो पेपर आए थे वो अपलोड कर दिए हैं। प्लस में लेबोरेटरी असिस्टेंट का पेपर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसके क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ। बाकी आपके 1-2 पेपर और बचते हैं, उसके बाद हम उन्हीं के प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है। उन्हीं को मिला के एक 2-3-4 प्रैक्टिस सेट जितने बन पाएंगे उतने करेंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म पे क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन, छिन्नक का क्वेश्चन जनरली कंपटीशन में देखने को नहीं मिलता, लेकिन मैंने 1-2 पेपरों में डीएसएसबी के में देखा है जिनकी वैकेंसीज की संख्या कम थी और भरने वाले ज्यादा थे। मतलब बच्चों का रेशियो जो था वो ज्यादा हो रहा था। उन्हीं वैकेंसीज में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन उसी में आते हैं। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ए फ्रस्टम ऑफ कोन हैज ए टॉप डायमीटर 32 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर इज 48 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब मेरे को टीएसए के लिए क्या पता होना चाहिए? मेरे से टीएसए पूछा हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मेरे को क्या पता होना चाहिए कि टीएसए जो होता है फ्रस्ट्रम का, टीएसए ऑफ फ्रस्ट्रम इज इक्वल टू हमारा होता है पाई आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई एल। एल हमारी क्या होती है? एल हमारी तिर्यक ऊंचाई होती है। अभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें प्लस में, क्योंकि पेपर अच्छा है तो थोड़ा टाइम भी इसमें ज्यादा ही लगेगा। प्लस में आर स्क्वायर प्लस में छोटी आर का स्क्वायर। अब ये क्या क्या चीज है? या फिर मैं इसे और सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं पाई को बाहर ले लूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि पाई है, हर ऑप्शन में पाई है, तो दोनों में पाई है तो मैं दोनों में से पाई को बाहर ले लेता हूं। तो मेरे को अंदर क्या मिलेगा? आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाई एल प्लस में आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है। और ये बड़े ब्रैकेट में बात। अब यहाँ पे 2-3 चीजें, आपको छोटी आर बड़ी आर में कंफ्यूजन होगा और आपको एल में कंफ्यूजन होगा। तो मैं एक बार फ्रस्टम को ड्रॉ कर लेता हूँ। फ्रस्टम होता कैसा है? फ्रस्टम हमारा होता है एक शंकु जो ऊपर से काट दिया गया है। एक शंकु जो कि ऊपर से काट दिया गया है। इरेज कर दो इसको, लाइन सीधी नहीं निकलती। इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ठीक है। और ये हमारा शंकु का हो गया बेस, और ये हो गया हमारा छिन्नक का कट वाला पार्ट। ठीक है। अब यहाँ पे 2 आर होती है, एक तो बेस की आर होगी, या जो बेस में आर होगी इसको हम बोलेंगे आर, बड़ी वाली आर। एक ये छोटी वाली आर होगी, इसको हम बोलेंगे छोटी आर। ठीक है। क्वेश्चन ने मेरे को क्या बोला? शीर्ष का जो व्यास है वो 32 है, तो मैं इसका आधा बोल दूं तो आधा मेरा आर होगी, यानी कि 16 आर हो गई। और अगर मैं बोलूं कि आधार का व्यास 48 है, यानी कि बड़ी आर की बात कर रहा है, बड़े डी की बात कर रहा है, तो डी का आधा कितना हो जाएगा? 48/2, यानी कि 24 सेंटीमीटर ये होगी। ठीक है। अब मेरे को हाइट बोली है। अब मेरी हाइट क्या होती है? छिन्नक की जो हाइट होती है वो होती है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक है। अब मैं जरा पेन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो होती है वो हमारी हाइट होती है। ठीक है। ये हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट है जो हमें 6 दी हुई है। अब मेरे से तिर्यक ऊंचाई मेरे को चाहिए क्वेश्चन में। मेरे को क्वेश्चन की मैं जो बनाने के लिए नीड है वो एल है। ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? भाई ये जो 16 सेंटीमीटर है वो यहां से यहां तक भी 16 ही होगी।
अगर यहां से यहां तक 16 होगी तो बची हुई कितनी होगी, बची हुई ये 8 होगी। अब 6 ये हो गई, 8 ये हो गई। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाऊंगा, इसको मैं एल लिख लेता हूँ, इसको मैं एच लिख लेता हूँ, इसको मैं बी लिख लेता हूँ खाली, बी बराबर 8 के। ठीक है, तो मैं अगर अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊंगा, अगर इस क्वेश्चन में मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो मेरे को मिलेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के, एल स्क्वायर मेरे को नहीं पता, बराबर में बी स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस में एच स्क्वायर कितना हो गया 64, ये कितना आ गया 100, और स्क्वायर उधर चल जाएगा तो एल कितना आ जाएगा मेरा 10। या फिर मैं इसे 3 4 5 की ट्रिपलेट से भी लिख सकता था, 3 4 5 की ट्रिपलेट, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा तो 3 4 5 की ट्रिपलेट इसमें लग सकती थी, क्योंकि मेरे को ये 6 दिया हुआ था हाइट, और मैंने निकाल लिया था बेस जो होगा वो 8 होगा, तो ये हमारा 5 जो है वो 10 बन जाता। ठीक है, तो मेरे को यहां से क्या पता चल गया, मेरे को यहां से एल पता चल गई, एल पता चल गई। अब मैं फॉर्मूले में पुट कर सकता हूँ, दोनों आर मेरे पास है और एल मेरे पास है। ठीक है, अब मैं इसे फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। मैंने पाई को पहले ही बाहर निकाल लिया था, पाई बाहर निकल गया, ब्रैकेट में बंद करा, छोटी आर और बड़ी आर कितनी हो गई, बड़ी आर कितनी हमारी 24, छोटी आर कितनी हमारी 16, और एल कितनी निकाल ली हमने 10, एल कितनी निकाल ली हमने 10। यहां से ये वाला फॉर्मूला हमने पुट करना स्टार्ट कर। ठीक है, प्लस में आर स्क्वायर, बड़ी वाली आर का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, प्लस में 16 का स्क्वायर, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो, सब कुछ ब्रैकेट में बंद हो गया। पाई अंदर में देखो तो ये कितना हो, 2 3 4 यानी कि 400, प्लस में 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576, प्लस में 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, 256। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो मेरा यहाँ आएगा, ये आएगा मेरा 1232 पाई आ जाएगा। ठीक है, 1232 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये इस पेपर का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप इससे इस पेपर के लेवल का थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। वैसे ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था। और दूसरी बात, जब डीएसएसबी ने इसके आंसर की रिलीज करी है तो उसने मार्क कर रखा है ये वाला ऑप्शन 872 पाई, और मैंने भी सॉल्यूशन पहले 872 पाई के हिसाब से, मुझे लगा शायद एल नहीं थी तो मैंने भी ग्रुप में यही डाल दिया था, लेकिन मैंने वो बाद में अमेंड कर दिया है। ये जो ऑप्शन था ये क्या था हमारा, ये चैलेंज वाला क्वेश्चन था, इस पर चैलेंज हुआ होगा तो ये बदल गया होगा। ठीक है, आंसर की में आपको 872 ही मिलेगा अब भी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं, ब्लैंक स्लाइड। The given pie chart shows investment by a university in various sports during a particular year. Study the pie chart and answer the question that follows. तो क्वेश्चन हमारे क्या दिया हुआ है कि, क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है कि इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 24500 है, 000, फाइंड द इन्वेस्टमेंट इन फुटबॉल एंड टेनिस। ठीक है, फुटबॉल और टेनिस की इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है जब कुल निवेश जो है वो इतने रुपए है। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि डिग्री में है, तो मेरे को यहाँ से क्या पता चला कि 360 डिग्री का पूरा सर्कल होगा, उसकी वैल्यू मेरे को 245000 दी है। हमने पहले ही बोला है कि अगर मेरे को डिग्री दिखाई दे तो मैं ऐसे लिखूंगा, और परसेंटेज दिखाई दे तो मुझे ऐसे लिखना ही लिखना है, उसके बाद मैं कुछ और सोचूंगा। अब मेरे से फुटबॉल और टेनिस की बात करिए भाई, अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो फुटबॉल का कौन सा है, फुटबॉल का ये वाला है, ये कौन सा है, ये 54% है, और टेनिस का कौन सा है, ये वाला है, ये 55% है। तो फुटबॉल का 54 डिग्री और टेनिस का 45 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ये कितने होते हैं 99 डिग्री होते हैं। तो अगर 360 की वैल्यू इतनी है तो 99 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 24500 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाई 99। ठीक है, डिग्री से डिग्री कट जाएगा, 0 से 0 काट लेते हैं, 9 से 11 और 9 चौक 36, और 4 से जब मैं से काटूंगा 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हमारा पॉइंटों में आंसर आ रहा है। ओह, इसके मैं ऑप्शन भी डालने भूल गया, इसके तो मैं ऑप्शन भी डालने भूल गया। एक सेकंड मेरे को दीजिएगा, मैं एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। हाँ, मिल गया।
तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये 000 था ना, ये 000 था। तो हमने काटा 4 से, 4 छींग 24, 4 एकम 4, एक बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। यानी कि हमारा कितना आ गया, फुटबॉल प्लस में टेनिस जो आ गया हमारा 6125 मल्टीप्लाई बाई 11। 11 से मल्टीप्लाई हमें पता है कैसे करते हैं, 5 2 7, 2 और 1 3, 6 और 1 7 और 6, 67375 जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ गया। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन में आंसर था वो ऑप्शन नंबर 3 था। ठीक है, उसके लिए माफी चाहता हूँ, पीपीटी बनाते टाइम यहाँ पे ऑप्शन डालना मैं भूल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एबीसी एक कार्य को 3 4 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ पूरा कार्य करते हैं और 13,680 रुपए कमाते हैं। बी की कमाई बताओ। भाई मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने कर दिया है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने बोला कि ए है वो 3 दिन में खत्म करता है, बी है वो 4 दिन में खत्म करता है, सी है वो 6 दिन में खत्म करता है। भाई मेरे को डेज ये मिल गए, तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क निकाल सकता हूँ, तो 3 और 4 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 36, या फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ही आ जाएगा। तो 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, ए का काम 4, बी का काम 3, सी का काम 2। अब मेरे को टोटल रुपए मिले 13,000। टोटल मनी जो मिली वो मेरी 13,680 थी। ये जो टोटल मनी थी ये किसके बराबर थी, 12 के बराबर थी। 12 के बराबर 3,680 है। ठीक है, लेकिन मेरे से क्या पूछा, मेरे से बी की कमाई पूछी है, तो मेरे को ये भी तो पता करना पड़ेगा बी ने कितने दिन काम करा। ठीक है, मेरे को पता चला टोटल वर्क ये है, तो टोटल डेज कितने लगेंगे किसको, ए प्लस बी प्लस सी को। टोटल डेज लगेंगे, टोटल वर्क अपॉन में एक दिन में तीनों का वर्क, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 4/3 डेज। अब 4/3 डेज तो तीनों को लग गए, तो इसमें बी का काम कितना हुआ, बी का काम कितना हुआ हमारा, बी का काम हुआ 4/3 दिन, और एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 3 काम। 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 वर्क जो है हमारा किसका हो गया, बी का हो गया। तो 12 की वैल्यू अगर इतनी है तो मेरे को 3 की निकालनी है बस बी के लिए। ये टोटल है। ठीक है, 3 के लिए बी के लिए 3 की वैल्यू निकालनी है। 13,680 बटे में 12 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। 3 से इसे काटूंगा, 3 चौक 12, 4 से इसे काटूंगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 3,200, 3,400, 3,420 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, जो कि नहीं आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ लिख देगा। 13,680 था। ठीक है, 3 चौक 12 आएगा, 4 आएगा, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, कुछ गड़बड़ करिए क्या। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4/3, 4/3 दिन में ये मल्टीप्लाई बाई 4। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 नहीं है, 4 आएगा। और इसको भी काट ही देते हैं, हमने बस ऊपर मल्टीप्लाई 4 की जगह 3 की कर दी। ठीक है ये इरेज इसको भी करना पड़ेगा, और पेन ले लेते हैं। तो 12 की वैल्यू होगा 13,680 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13,680 बटे में 12 और मल्टीप्लाई में 4। 4 तिया 12, 3 चौक 12, सीधा ही कट जाएगा। 3 चौक 12 1, 3 पंजे 15 5, और 3 छीं 18 और 0 की 0, यानी कि 4,560 हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। 4 क्वेश्चन हमारा बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन क्या बोलते हैं, समझ की बात है, बस समझ में आया 1 सेकंड का, नहीं समझ में आया तो बहुत बड़ा। एक पार्टी में सभी सदस्यों की औसत आयु 50 वर्ष है। मेरे को बोला एक पार्टी है जिसमें सभी सदस्यों की औसत आयु जो है वो 50 वर्ष है। पार्टी में सबसे उम्रदराज सदस्य जिसकी सबसे ज्यादा एज है और जिसकी सबसे कम एज है, इनकी औसत आयु समान है, औसत आयु भी समान है। ठीक बात है। यदि सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच में अंतर 80 का हो, भाई ओल्डेस्ट प्लस यंगेस्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को उसने बोला ओल्डेस्ट माइनस यंगेस्ट जो है वो 80
ईयर के अंतर है इन दोनों के बीच में। अब मेरे को एक लाइन इसने दी है, पार्टी में सबसे उम्रदराज सदस्य और सबसे कम उम्र के सदस्य की औसत आयु समान है। औसत आयु समान है। मैंने बोला अगर इनकी औसत आयु समान है, ओल्ड इक्वल टू यंग है, मुझे नहीं पता कितने हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, ठीक बात है, मुझे नहीं पता इनका कितने हैं, ये मुझे ये भी नहीं पता ये ओल्ड वाले कितने हैं, मेरे को यंग वाले भी कितने हैं मेरे को नहीं पता। मैं मान लेता हूँ दोनों एक एक ही, क्या दिक्कत है। मैंने मान लिया पूरी पार्टी में ही 2 आदमी है और 2 व्यक्तियों की औसत आयु जो है वो 50 साल है। अगर 2 व्यक्तियों की औसत आयु 50 साल है एवरेज, ये एवरेज का है, ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल मेरी 100 ईयर हो जाएगी। अगर मेरी 2 व्यक्तियों की टोटल 100 ईयर है और अंतर उनका 80 है, तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ, मैं यहां से ओल्ड भी निकाल सकता हूँ, यंग भी निकाल सकता हूँ। मेरे को क्या पूछा है, छोटे सदस्य की आयु पूछी है, तो यंग वाले की क्या हो जाएगी, 100 में से 80 को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे, 20 आएगा, 20 से कितना आ जाएगा, 10 ईयर्स का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझने वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, ठीक है। हम उसको 10, 15, 20 कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि उसने दिया हुआ नहीं है, तो हमारा उस पर डिपेंड क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, बैग वाला क्वेश्चन, सिक्को वाला क्वेश्चन। अभी तक के जो हमने असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर करे हैं उनमें इस टाइप का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, लेकिन इस पेपर में आपको देखने को मिला। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मतलब जब एग्जाम में जब आते हैं तो वो सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, वो दिए हुए। एक बैग 945 रुपए में 5 रुपए के सिक्के रखता है, 2 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, क्या क्या अनुपात में है, 5 में, 6 में, 8 में। मेरे को बोला जो टोटल मनी है वो जो है वो 945 है, और मेरे को बोला कि 5 रुपए के सिक्के हैं, उसमें 2 रुपए के सिक्के हैं, उसमें बैग में 1 रुपए का सिक्का है। 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये तो हो गई हमारी डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन, और ये हमारी हो गई क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी है भाई, 5 सिक्का ही है तो 6 सिक्का ही है तो 8 सिक्के ही है। अगर मैं निकालूं डिनोमिनेशन से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ जाएगा कि 5 रुपए के रूप में अगर अनुपात 5 रहेगा तो मेरे पास 25 रुपए रहेंगे, 25 रहेंगे, और यहाँ पे कितने रहेंगे, 12 रहेंगे, और यहाँ पे कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। अगर मैं अनुपात के हिसाब से देखूं तो मेरे पास अनुपात के हिसाब से 25 प्लस 12 प्लस 8 रुपए होने चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कितने हैं, 945 रुपए। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 45 की जो वैल्यू है वो 945 है। मेरे से किसकी पूछी है, 2 रुपए के सिक्कों का मान बताओ। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं, 2 रुपए की क्वांटिटी जो है 6 है 2 रुपए के सिक्कों की, तो 45 की वैल्यू अगर 945 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 945 बटे में 45 मल्टीप्लाई में 6, 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 से 15, 15 छिक्का 90, 15 तिया 45, यानी कि हमारे 2 रुपए के कितने सिक्के आ गए, 2 रुपए के सिक्के आ गए हमारे 63 इंटू 2, यानी कि 126 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ये हमारी क्वांटिटी आ जाएगी 126, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही होगी। अब मैं तो उम्मीद करूंगा इस क्लास को जितनों से शेयर कर सको उतनों से करना, क्योंकि पेपर का लेवल ये बैक्स है, इसके ऊपर तो नहीं आने वाला। मेरे को उम्मीद नहीं है दास 2 के अलावा किसी पेपर का लेवल इससे ऊपर आएगा। और बाकी हम 4 प्रैक्टिस सेट निकालेंगे कम से कम, इनसे कोशिश करूंगा मैं। 3 पेपर और हैं भी जो मुझे मिले हैं, कल रात ही मिले हैं मेरे को, असल में 2-3 दिन से मैं डाल भी नहीं पा रहा था इस चक्कर में कि मैं उसी में लगा हुआ था कि असिस्टेंट ग्रेड 3 के सारे पेपर्स के क्वेश्चन निकाल लूं। लेकिन इस बीच में मेरे को कल रात मिल गए और मैंने कल रात ही आपका ग्रुप अपडेट मार दिया। इस पेपर को लेके मैंने आपका ग्रुप अपडेट ऑलरेडी रात को ही करना स्टार्ट कर दिया था। आपका ग्रुप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। और इसके बाद 2 या 3 पेपर और मेरे को मिले तो हम उन्हें और करेंगे, और इस फ्राइडे को ही क्लास हो पाएगी प्रैक्टिस सेट की जो है। प्रैक्टिस सेट में कुछ नहीं होगा, यही जो मैं पेपर करा रहा हूँ उन्हीं पेपर से मैं प्रैक्टिस सेट बना दूंगा, जो हमने ग्रुप पे डाले ना उन्हीं को मैं प्रैक्टिस सेट में डाल के यहाँ पे एक बार और सोल्व करा दूंगा। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन 35 में से 25 की है तो आप सिर्फ उन 4 क्लासों को देखना, और अगर आपकी प्रिपरेशन 0 है तो आप ये सारी की सारी सीरीज देखना, आपके कम से कम तो 25 से 30 के बीच में नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 25 to 30 आ जाएंगे, 25 तो इजीली आ जाएंगे, और 30 अगर आप मेहनत करोगे तो आ जाएंगे। ठीक है,
बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ो एक बार। मनोज वर्ष की पहली तिमाही में एक फोन की कीमत में 12% की कमी करता है, पहली तिमाही में, ठीक है, यानी कि 3-3 महीने की बात कर रहा है, तिमाही की बात कर रहा है, यानी कि 4-4 महीने की बात कर रहा है। अब कुछ लोगों को तिमाही में भी दिक्कत आएगी कि तिमाही तो 3 महीने होते, नहीं, तिमाही का मतलब है कि साल को हमने 3 भागों में बांट दिया, यानी कि 4 मंथ की बात कर रहा है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन से कोई रेफरेंस नहीं है इसका, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कहीं आ जाए और आप कंफ्यूज हो। तो हमने 4-4 महीने में बांट दिया, तो हम उसे तिमाही करेंगे, ठीक है। 3 साल को 3 भागों, बराबर बराबर भागों में बांटना, ठीक है। पहली तिमाही में उसने कहा कि मोबाइल की कीमत में 12% की कमी कर दी, यानी कि -12% कर दिया। दूसरी तिमाही में इसे 5% बढ़ाता है, यानी कि प्लस का 5% कर देता है। फिर वह तीसरी तिमाही में से 10% और बढ़ाता है, 10% और बढ़ाता है, यानी कि प्लस का 10% कर देता है, प्लस का 10% कर देता है। यदि वास्तविक मूल्य और दूसरी तिमाही के बीच का अंतर, दूसरी तिमाही के बीच का अंतर 1900 रुपए हो। सबसे पहली लाइन मेरे को जो इक्वेशन बनाने लायक लाइन दी उसने ये दी कि पहली वास्तविक संख्या और दूसरी तिमाही के बीच का अंतर 1900 रुपए हो। तो तीसरी तिमाही में मोबाइल की कीमत क्या होगी, ये पूछा मेरे से। मैंने बोला इसने क्वेश्चन ने मेरे को दिया कुछ और पूछा कुछ है, इसने मेरे को ऐसे दिया। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, जैसे कि मेरी पहले तिमाही में 12% कीमत कम हो गई, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 की कीमत 88 हो गई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। फिर मेरे को यहाँ जो इक्वेशन दिया वो मेरे को दूसरी तिमाही तक दिया, तो मैं दूसरी तिमाही तक निकाल लेता हूँ। दूसरी तिमाही में क्या हुआ था, दूसरी तिमाही में 100 की चीज 105 की हो गई थी, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक निकाल लेता हूँ। अब मैं इनको काटना स्टार्ट करता हूँ, क्रॉस क्रॉस कटेंगे। 21, 5 से ही कटेगा तो 20, 4 से कटेगा तो 22 और 4 पंजे 20, ठीक है। 2 से कटेगा 11 और 2 से कटेगा 50। अब यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ पे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर लो और क्रॉस जाएंगे डिवाइड में, क्रॉस जाएंगे डिवाइड, ठीक है। क्रॉस डिवाइड होंगे और नीचे नीचे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारी इनिशियल कीमत आएगी और ये जो हमारी प्लस होके या माइनस होके जो भी कीमत आएगी वो ये वाली आएगी। तो 25 यानी कि इनिशियल कीमत अगर 250 थी तो बाद में कितनी हो गई, वो 231 हो गई। 2 साल के दूसरी तिमाही के बाद वो 231 हो गई। मैंने देखा यहाँ पे मेरे को 19 का अंतर मिल रहा है। इसी 19 की वैल्यू उसने क्या बोली है, वास्तविक मूल्य और तिमाही के बाद के मूल्य में 1900 रुपए का अंतर है, यानी कि 19 की वैल्यू 1900 है, ठीक है। तो 250 की निकाल लेता हूँ, तो मैं 250 की निकाल लेता हूँ। इनिशियल आ जाएगा मेरे पास, इनिशियल क्या था, ठीक है, इनिशियल आ जाएगा। तो 250 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1900 बटे में 19 मल्टीप्लाई में 250, यानी कि मेरे पास इनिशियल कितना आ गया, मेरे पास इनिशियल आ गया हमारा 25123 रुपीस। लेकिन मेरे से इनिशियल तो पूछा ही नहीं, मेरे से तो इनिशियल पूछा ही नहीं। क्वेश्चन की डिमांड जो होनी चाहिए थी, मैं इस पेपर को इसलिए अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड जो होनी चाहिए थी वो यहाँ तक होनी चाहिए थी, लेकिन इसने एक अलग क्वेश्चन पैटर्न पे ले गया। फिर उसने पूछ लिया कि तीसरी तिमाही के बाद फोन की कीमत क्या होगी। अब मैंने 2 तिमाही तक तो निकाल लिया था, 2 तिमाही तक तो ऐसा होना था। अब 2 तिमाही तो मैंने निकाल लिया था, तो तीसरी तिमाही के लिए मैं थर्ड के लिए मैं क्या करूंगा भाई, मैंने दूसरी तिमाही तक निकाल लिया कि रेट जो है वो 250 से 231 हो जाता, ठीक है। 250 से 231 हो जाता, लेकिन क्या हुआ, तो तीसरी तिमाही में एक और माइनस हुआ, 10% प्लस हुआ, 10% प्लस हुआ, यानी कि वैल्यू 100 की 110 हो गई। तो मैं एक जीरो से एक जीरो काट देता हूँ, बाकी किसी से कटेगा नहीं, तो मेरे को यहाँ पता चलेगा ये तो सेकंड तक था और ये थर्ड में जो हुआ ये वो हो गया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 और 231 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1, 4, 3 और 2 5 और 2, 2541। अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू नहीं पता किसी की, नहीं मेरे को पता है, मैंने निकाल ली थी इनिशियल। तो ये जो आएगी हमारी इनिशियल ही तो आएगी, और ये हमारी प्लस माइनस होके जो कुछ भी आएगी वो आएगी, ठीक है। तो हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है, इस 2500 की वैल्यू जो है मेरे पास है 25,000, और मेरे से तीसरी तिमाही के बाद पूछा है, यानी कि 2541 की कीमत पूछ रहा है।
2541 की कीमत कितनी हो जाएगी? 25,000 अपॉन में 2500 मल्टीप्लाई में 2541, यानी कि इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो ये मेरे को मिलेगा आफ्टर थर्ड मेरे को मिलेगा 25,410 रुपीज। हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पहली नजर में ये क्वेश्चन आता है तो इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है। अगर इसकी वैल्यूज चेंज आती हैं, मतलब आप अपनी इस क्वेश्चन को 8-10 बार करके अपनी स्पीड बना लो, अगर सेम आता है तो आप कर सको, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में विजेता ने डाले गए 12% मतों के अंतर से जीत हासिल की। एक सेकेंड, क्वेश्चन ने क्या बोला मेरे को? क्वेश्चन ने बोला कि दो उम्मीदवार हैं, चुनाव हुआ, विजेता ने डाले गए मतों में से 12% मतों से जीत हासिल करी। 1,28,750 योग्य मतदाता थे। 1,28,750 योग्य मतदाता थे, लेकिन अंतर किसका बोला है? अंतर बोला है इसने डाले गए मतों का। अंतर इसने डाले गए मतों का बोला है, और मेरे को जो वोट दिए हैं वो दिए हैं योग्य मतदाताओं के। तो डाले कितने गए? उसने बोला कि जिनमें से कि 2% ने अपना वोट ही नहीं डाला। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि डाले गए वोट को क्या बोलेंगे हम? कास्ट वोट। कास्ट जो वोट हुए हैं अगर वो 100% है, ठीक है, कास्ट जो वोट हुए हैं वो 100% है, और मतदाताओं को अगर मैं एक्स और वाई मान लूं तो मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू पता है कि 100% है। तो मेरे को दूसरी वैल्यू क्या दी है इसने? डाले गए मतों के 12% के अंतर से जीत हासिल करी, यानी कि एक्स और वाई में अंतर कितने का है? वो 12% का है। तो मैं यहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स की वैल्यू हो जाएगी जोड़ के आधा, यानी कि 112 का आधा, यानी कि 56%। किसका? डाले गए मतों का। ठीक है, 56% ऑफ कास्ट वोट जो डाले गए हैं, और वाई का क्या हो जाएगा? अंतर करके आधा, यानी कि 44% ऑफ कास्ट वोट। अब मेरे को कास्ट वोट निकालने पड़ेंगे भाई। कास्ट वोट कितने हैं? मेरे को पता है कि 100% की जो वैल्यू है, 100% की जो वैल्यू है जो मतदाता वोट डाल सकते हैं वो 128,750 है, लेकिन उनमें से डाला तो 98% नहीं, तो कास्ट तो इतना नहीं करा है। यानी कि अगर 128,750 की वैल्यू 100 है तो 98 की कितनी होगी? अब ये जो वोट है ये कास्ट हुए हैं, ये जो वोट है ये कास्ट हुए हैं। क्वेश्चन ने मेरे से क्या पूछा है? हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत कितने हुए? हारने वाले उम्मीदवार को कास्ट वोट का 44% मिला, यानी कि लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले? लूजिंग कैंडिडेट को कितने वोट मिले? 128,750। इतने तो मेरे कास्ट वोट हो गए, और इसका 44% इसको मिला। इसका 44% लूजिंग वाले कैंडिडेट को मिला। अब मैं 0 से 0, 5 से 5 जो काट सकता हूँ काट लेता हूँ। 0 से मैंने 0 काट ली, 1 0 खत्म। 5 से मैंने इसको 22 बार काट लिया, और 5 से मैंने फिर इसको काट लिया। 5 दूनी 10, कितना बच गया? 2, 5 25, कितना बच गया भाई साहब? 5 25, कितना बच गया? 3 37, 5 7 35 और 5 25। तो ये हमारा आ गया 2575 मल्टीप्लाई में 98 मल्टीप्लाई में 22। ठीक है, मल्टीप्लाई में हमारा आ गया 22। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हाँ, हम हाँ, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब मेरे को दिख रहा है इकाई के अंक से अगर मैं देखूं तो मेरे को यहाँ पे 8 दिख रहा है भाई। लास्ट में 8 तो आएगा ही नहीं, 0 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 5 और 2 की मल्टीप्लाई होगी। अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 2 25 है, और यहाँ पे 4 मिल जाएगा मेरे को, यानी कि लास्ट में 2 जीरो होंगी। तो 1 0 वाला भी नहीं होने वाला, 7 वाला भी नहीं होने वाला। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा?
72,100 वोट का। ठीक है, 72,100 वोट हमारे जो है वो हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा राइट। और इसके बाद हम चलते हैं, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है, मैंने कुछ काटने में गड़बड़ करी है, पता नहीं कहाँ से करी है। अरे नहीं यार, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने परसेंटेज का सो तो लगाया ही नहीं, परसेंटेज का तो सो लगाया ही नहीं है, कुछ ज्यादा ही बैठ जाता, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो मैं इसको काट लेता हूँ 4 से, 4 तो 4 दूनी 8 और 4 नहीं कटेगा 4 से, ये आएगा 49 और इसको 2 से काट लेता हूँ, इसको आएगा 11, यहाँ बचेगा 25, 25 से इसको काट लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं एक बार मिटा लेता हूँ इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, और इसको मिटा कर 25 से कम 25 और 25 सत्ते 75, यानी कि ये हमारा आएगा 107 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी बन जाएगी कितनी, अब यहाँ पे जीरो नहीं आएंगी, जीरो नहीं आएंगी तो जो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन करा था ये गलत हो गया। ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि जीरो तो नहीं आएगी, जीरो नहीं आएगी तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म और ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब मेरे को क्या दिख रहा है, अब मेरे को दिख रहा है कि संख्या जो है वो 11 से कटेगी, संख्या जो है वो 11 से कटेगी। मैं इसको देख लेता हूँ, 11 से कटेगी, 7 और 5 12, 12 और 8, 12 और 8 20, 20 में से 6 माइनस गए, ये 11 से नहीं कट रही, क्या ये 11 से कट रही है, 5 और 5 10 और 7 17, 5 और 1 6, 17 में से 6 गए तो हमारा आएगा 11, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 55517, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन था ये भी अच्छे क्वेश्चनों में गिना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, तालिका का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से काफी इजी है, तो ये आपके लिए होमवर्क, कितना भी टफ पेपर हो आपके लिए 1-2 होमवर्क तो होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बहुत जबरदस्त वाला होमवर्क है, ये अभी तक का मेरे होमवर्क में दिया गया सबसे टफ सवाल है, क्योंकि ये पेपर भी अच्छा आया था इसलिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को आ जाते हैं, नीता ने 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए उधार लिए। अब इस तरीके का क्वेश्चन भी आप पहली बार ही देख रहे होगे डीएसएसबी के एग्जाम में, अभी तक जो हमने सीरीज करी है उसमें तो नहीं आया। हालांकि 2021 में जो एग्जाम हुए थे उनके मैथ का लेवल इस बार आने वाली मैथ के लेवल से अच्छा था, क्योंकि इस बार कंबाइंड एग्जामिनेशन भी जो है, इस बार वैकेंसीज बल्क में ज्यादा है, इसलिए बच्चों का रेशियो कम बन रहा है। पिछली बार वैकेंसीज टूटी टूटी आई थी तो बच्चों का रेशियो ज्यादा बन रहा था, इसलिए पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था। तो ज्यादा टफ के चक्कर में मत भागना, वो एलडीसी वाले और दास स्कोर वाले जो है मुश्किल से मुश्किल तुम्हारे पूरे सेट में 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 4 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें जो अबो एवरेज होंगे, वरना एवरेज या बिलो एवरेज ही क्वेश्चन मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोबारा से एक बार। नीता ने 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए उधार लिए। यदि उसने पहले वर्ष के अंत में 3750 रुपए वापस कर दिए तो दूसरे वर्ष के अंत में ऋण चुकाने के लिए भुगतान कितना करना होगा। भाई मैंने 5,000 रुपए लिए, 1 साल हो गया, 5,000 रुपए पे ब्याज भी लग गया, मेरे को पता है P इंटू आर इंटू 100, मैं निकाल लेता हूँ, तो मेरे को पता चला कि 250 रुपए ब्याज बन गया, 250 रुपए ब्याज बन गया, तो 5,000 रुपए वर्ष के अंत में 5,250 रुपए हो गए। 5,250 में से मैंने 3750 माइनस कर दिए, 3750 माइनस कर दिए, तो मेरे को यहाँ पे सेकेंड ईयर पे कितने रुपए बचे, सेकेंड ईयर पे जिसपे ब्याज लगना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे मेरे को वो बचे 1,500 रुपए, 1,500 रुपए बचे। ठीक है, 1,500 रुपए फिर 5% का ब्याज लगा, 1,500 पे 5% का ब्याज लगा, यानी कि 75 रुपए का ब्याज लग गया, यानी कि 1,500 रुपए 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद और सेकेंड ईयर के बाद 1,575 रुपए बन गए। अब यही पैसा उसने पूछा है कि ये पैसा कितना होगा जिसका उसे भुगतान करना होगा, तो सेकेंड ईयर के बाद 1,575 रुपए से भुगतान करना होगा। अब ये कंडीशन 3 पे भी आ सकती है, 4 पे भी आ सकती है, 5 पे भी आ सकती है, कितने पे भी आ सकती है, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, ये पहले 3,750 दिवा दे, बाद में 750 दिवा दे, बाद में 200 दिवा दे, इसका कोई अंत नहीं है। ये सीरीज का क्वेश्चन है, SI की सीरीज का क्वेश्चन है,
ये सीरीज टाइप क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, एसआई में। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। वन लाइनर नहीं है, अगर आपको नहीं आता तो चक्कर खाई दे जाओगे और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपना इस पेपर को अच्छे से कर लो, और जो आने वाले प्रैक्टिस सेट की सीरीज आएगी, जब भी आपको दिखाई दे कि प्रैक्टिस सेट सीरीज आ गई मेरे चैनल पे, उस सीरीज को कम से कम 2 बार निपटा लेना। आपके जो अबव एवरेज क्वेश्चन है, कोशिश होगी कि वो खत्म हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे अपडेट होते रहेंगे, मैं वैसे वैसे अबव एवरेज क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज के तौर पे लाता रहूंगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। प्रथम प्राकृत 15 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताइए। प्रथम प्राकृत 15 संख्याओं के घनों का योग। तो इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए एक्चुअल में तो, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर n+1 का स्क्वायर, n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। n क्या होता है, अब ये सिर्फ काम करेगा प्रथम 15 पे, प्रथम वाली संख्याओं पे, जो n नंबर स्टार्टिंग विद 0, स्टार्टिंग विद 1, ठीक है। n नंबर स्टार्टेड विद 1, नेचुरल नंबर्स पे ही काम करते हैं ये, ठीक है। होल नंबर पे नहीं, होल नंबर तो 0 से काउंट हो जाएगा, होल नंबर अलग चीज होती है, उसके 0 को हटाना पड़ेगा फिर हमें, ठीक है। तो हमारा नंबर स्टार्टेड विद 1 यानी कि नेचुरल नंबर पे ही काम करेंगे, प्राकृत संख्याओं पे ही काम करेंगे। घनों का योग हमारा क्या होगा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ क्यूब्स का, सम ऑफ क्यूब्स का। बस n की जगह n की वैल्यू डाल दो, n की वैल्यू कितनी है 15 यहाँ पे, तो 15 15 225, मेरे को n तो लिखने की जरूरत नहीं है। 15 मल्टी प्लस में 6 1 यानी कि 16, और 16 16 256 बटे में 4, तो 4 से मैं काटूंगा, 4 6 24, 4 चौक 16 यानी कि 225 मल्टीप्लाई बाई 64। अब 225 मल्टीप्लाई बाई 64, मेरे को यहाँ पे 25 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है, तो मेरी लास्ट में 2 जीरो आनी चाहिए, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, बाकी में सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 14400। अगर आपके पास समय की कमी है तो आप इस तरीके से टैकल करो, अगर आपके पास समय की कमी नहीं है, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी है, तो आप इस तरीके से टैकल मत करना, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैथ का सब्जेक्ट बीच में ही आता है, तो आपको समय की कमी तो कभी नहीं आने वाली, लगेगा लेकिन होती नहीं है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश जल्दी नहीं पड़ जाती है फिर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते, 11 की तरफ को चलते हैं। बिना स्टॉपेज के मुंबई, ये क्वेश्चन भी हम सीरीज में काफी बार कर चुके हैं, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क के लिए होगा, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कोको 2 कुर्सियां 7200 रुपए प्रति कुर्सी की लागत से खरीदती है। वह एक को 5% के लाभ पर और दूसरे को 8% की हानि पर बेच देती है, ठीक है। दोनों कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बीच में क्या अंतर होगा। भाई एक बात बताओ मेरे को, इन दोनों का सीपी बराबर है, सीपी इक्वल है, लेकिन एसपी अलग अलग है। भाई मेरे को एक बात बताओ, ये जो सीपी है, इस पर कोई भी अगर 1% का, अगर देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने एक चेयर खरीदी, उसका सीपी 100 रुपए था, मैंने एक टेबल खरीदी, उसका सीपी भी 100 रुपए था। अगर मैं इस पे 10% का प्रॉफिट बोलूं, 10% का प्रॉफिट बोलूं, तो इस पे 10% का प्रॉफिट कितना होगा, 10 का। और मैं इस पे 10% का लॉस बोलूं, तो वो भी 10 का ही होगा, यानी कि रुपए में वो बराबर ही आएंगे। तो अगर ये बोल रहा है कि 5% का एक पे लाभ हुआ, यानी कि सीपी से 5% एक्स्ट्रा मिल गए, यानी कि प्लस का 5 मिल गया। दूसरे पे उसने बोला 8% की हानि हुई, भाई 8% की हानि हुई, -8% हो गया, ठीक है, -8% हो गया। तो दोनों के विक्रय मूल्य में कितना अंतर आ गया, यानी कि सीपी की तुलना में देखूं तो यहाँ पे इसने इसको 92% पे बेचा, और यहाँ पे इसने इसको 105% पे बेचा। तो इनके एसपी में कितना अंतर आ गया, 8 और 5 13 का अंतर आ गया, 13% का। क्वेश्चन ने मेरे को 100% की वैल्यू दी है, सीपी मेरे को दिया है 7200, 13% की वैल्यू निकाल सकता है यहाँ से इजिली, 7200 अपॉन में 13, सॉरी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 13, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 13 की जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई से हमारा इकाई का अंक आएगा 6। ऑप्शन नंबर हमारा 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 936। देख रहे हो इकाई के अंक से कितने क्वेश्चन हमारे सोल्व हो सकते हैं, हमारी 2-4 सेकंड तो बच ही जाती है।
क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने अपने अंकित मूल्य पर 10% की छूट और 5% की अतिरिक्त छूट दी, फिर भी 14% का लाभ कमाया। ये क्वेश्चन हमने करा है, कब करा है, जब वहां पे एकल छूट दी जाती थी, जब वहां पे एकल छूट दी जाती थी, या फिर मेरे को यहाँ पे फिर एसपी दे दिया करता था, रुपीज में एसपी देता था। ठीक है, ये हमने इस उसमें असिस्टेंट ग्रेड वाली सीरीज में ये करा था कि जहाँ पे एकल छूट होती थी और लाभ बता देता था, लेकिन यहाँ पे है दो दो छूट। अब यहाँ पे कैसे करोगे, अब मेरे को पता है जो छूट होती है वो हमारी एमपी पे काउंट होती है, तो मैं एमपी को कुछ भी नहीं मानता, मैं एमपी को एमपी मान देता हूँ। ठीक है, एमपी को एमपी मान लेता हूँ, और मेरे को पता है प्रॉफिट जो होता है वो हमारा सीपी पे काउंट होता है। तो मैं क्या ये नहीं कह सकता कि एमपी का, क्योंकि मैंने छूट दिया 10% की, तो 90 हो गया, एमपी का 90/100, फिर एक 5% की और दे दी तो 95/100, जो है वो बराबर होगा किसके, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हमारा सीपी पे होता है, अंकित मूल्य तो बराबर हो जाएगा ना भाई, एसपी तो सेम हो जाएगा ना, इस केस में भी एसपी सेम होगा, इस केस में भी एसपी सेम होगा, तो सीपी का 114% के बराबर होगा। यहां से भी एसपी निकल के आएगा, इस पूरे से भी एसपी निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, इस पूरे से भी सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें हमने यहाँ पे बराबर रख दी, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी हमने, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 निम्न 45, 19 निम्मा, 19 निम्मा कितने होते हैं हमारे, 19 निम्मा हमारे होते हैं 171, 19 निम्मा 171, यानी कि 171 मल्टीप्लाई बाई एमपी इज इक्वल टू 114 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई उधर होगी, तो 228 ऑफ सीपी हो जाएगा। तो यहां से मेरे को सीपी और एमपी का रेशो पता चल जाएगा, सीपी एमपी, एमपी कितना हो गया इतना, और सीपी कितना हो गया 171। सीपी अगर हमारा 171 है और एमपी हमारा 228 निकला है, तो क्वेश्चन ने हमसे क्या डिमांड करी है कि अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य प्राप्त करने के लिए जोड़े गए क्रय मूल्य का प्रतिशत बताओ। जोड़े गए क्रय मूल्य का प्रतिशत हमें पता कि कितना जोड़ा, अनुपात के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से हमने 57 जोड़ा। क्रय मूल्य पे पूछा गया तो क्रय मूल्य से परसेंटेज निकाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, वही कटेगा तो किसी से है नहीं, तो ये आ जाएगा 5700 बटे में 171, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68 नहीं जाएगी, 17 दूनी 34 नहीं जाएगी, तो 2 पे नहीं जाने वाली पहली इकाई, 2 पे नहीं जाने वाली और 4 पे भी नहीं जाने वाली, तो 33 सही 1/3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 33 सही 1/3%। ठीक है, ऑप्शंस को हमेशा दिमाग में रख के चलो, ऑप्शंस आपके क्वेश्चन, आपकी जो पूरे मैथ के सेक्शन में कम से कम तो 4 से 5 मिनट बचा देंगे, वरना इससे काटने बैठते तो पहाड़ी गिनते रह जाते, क्योंकि 171 वैसे भी किसी से नहीं कटता जल्दी सी, 3 से कटेगा, फिर उसे काटोगे, फिर वो वहां पे वो आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैंने इंग्लिश में नहीं करा है, क्योंकि इंग्लिश में करने में बहुत मेहनत लगती है, इस क्वेश्चन को मैंने अपनी मेहनत बचाई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं ऐसा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ 8 पावर में m मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू 512 और पावर में 2m माइनस में 5 के। ठीक है, कर लेते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई, मेरे को पता है अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो बेस बराबर होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो मैं इस 8m को तो 8m ही रहने देता हूँ, और मैं 64 को भी तो 8 की घात 2 लिख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 8 बेस बना रहा हूं, तो मैं दूसरी तरफ भी 8 बेस बनाने की कोशिश करता हूँ, मेरे को यहाँ पे पता चलता है जो 512 है ये तो 8 की घात 3 होता है भाई, 8 की घात 3 और ब्रैकेट में 2m माइनस में 5। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को यहाँ से क्या पता चला कि ये हो गया हमारा 8m प्लस में 2 इज इक्वल टू 8 पावर 3 और 2m माइनस में 5 के। तो यहाँ पे घाते, यहाँ पे बेस बराबर हो गए, तो ये घाते आपस में बराबर होंगी। अगर घाते आपस में बराबर होंगी तो मैं लिख सकता हूं कि m प्लस में 2 इज इक्वल टू 6m माइनस में 15 के। 15 उधर चला जाएगा, m इधर चला जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगा 5m इक्वल्स टू 17 के, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17/5,
यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 खत्म। अच्छा क्वेश्चन था, नहीं आता होगा देखो ये भी नहीं हो पाएगा। कमेंट सेक्शन में बता देना कितने लोगों का हो पाता। काफी कम लोगों का होगा, काफी अच्छा पेपर बनाया हुआ है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 15, एक छात्रावास में 220 छात्रों के लिए 25 दिनों का प्रावधान है। ठीक है, 220 छात्र आ सकते हैं और 25 दिन रह सकते हैं, खा पी सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी है उनका। हालांकि 5 दिनों के बाद 40 छात्रों ने छात्रावास को छोड़ दिया। 5 दिनों के बाद 40 बच्चे चले गए और उसके अगले 5 दिन बाद, अगले 5 दिन का बाद यानी कि 11वें दिन 20 छात्र छात्रावास में शामिल हो गए। ठीक है, 20 पहले 40 गए थे और 20 आ गए। 5वें दिन 40 चले गए थे और 11वें दिन हमारे 20 और वापस आ गए। ठीक है, कर लेते। ज्यादा सिंपल भी नहीं है, ज्यादा टफ भी नहीं है, क्वेश्चन एवरेज है। 220 बॉयज बोल दो छात्रों को। ठीक है, बॉयज बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है, बॉयज ही आ रहा दिमाग में। तो 25 डेज तक का काम है, मतलब प्रावधान है। तो मैं बोल सकता हूँ कितना इंतजाम है। इंतजाम को प्रोविजन बोला हुआ है इंग्लिश में, तो प्रोविजन पी लिख लेते हैं। प्रोविजन कितने दिन का है, टोटल प्रोविजन है हमारा 220 मल्टीप्लाई में 25, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूँ कितना, 25 दूनी 5000, जीरो की जीरो, 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, यानी कि 550। ठीक है, 5500 हमारा टोटल प्रावधान जो है वो हमारा कितना है, 5500 का है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब 5 दिन के बाद 40 छात्र छात्रावास छोड़कर चले गए, यानी कि 5 दिन तक तो 220 बॉयज रहे। 220 बंदे 5 दिन तक रहे, तो मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने 1100 तो खत्म कर लिया, 1100 तो उन्होंने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद अगले 5 दिन 20 छात्र और आ गए अगले 5 दिन के बाद, यानी कि टोटल 5 दिन तक 40 बंदे कम रहे होंगे। 40 बंदे कम रहे होंगे, कितने कम रहे होंगे, 40 बंदे कम, यानी कि 180 बंदे 5 दिन तक रहे होंगे, यानी कि 900 इन्होंने खत्म कर दिया होगा। और इसके बाद यहाँ पे 200 बंदे आ गए, 20 बंदे प्लस हो गए, 20 बंदे यहाँ पे प्लस हो गए, 20 बंदे प्लस हो गए और मेरे को दिन नहीं पता कितने लगे, तो कितने दिन तक चलेगा यही मेरे से पूछा है। भाई मैंने इतना तो खत्म कर लिया, कितने में से, 5500 में से, यानी कि ये कितना है हमारा 2000, 5500 में से खत्म करा यानी कि 3500 मैंने खत्म कर लिया और 200 बंदों को मुझे खिलाना पिलाना है, तो मेरा कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 3500। एक्स बराबर में किसके, 3500 बटे में 200, 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 2 और 2 से 35 काटूंगा तो 17.5 डेज हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ को चलते हैं। एक पानी की टंकी बेलन के आकार में है, त्रिज्या 70 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर, टंकी की क्षमता बताओ। ये क्वेश्चन असिस्टेंट ग्रेड 3 में भी 2 बार आया था, टंकी की क्षमता वाला। मैंने आपको तब भी कहा था कि इसको याद रखना कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितने के होता है, 1000 लीटर के। ठीक है, जब लीटर में पूछा हो तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के। ठीक है, मैंने ये वाली बात क्यों बोली, पिछले वाले में खाली ये वाली बात क्यों बोली थी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे त्रिज्या 70 सेंटीमीटर दिख रही है और ऊंचाई 1.2 मीटर दिख रही है। ठीक है, अब मैं इस मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज करूंगा क्योंकि इसे फ्रैक्शन में लेकर आऊंगा तो मेरे लिए समस्या है। ठीक है, तो टंकी के बेलन के आकार की टंकी है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ टंकी कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन पता है सब लोगों को क्या होता है, बेलन होता है ये, बेलन हमारा होता है ये। ठीक है, तो टंकी थोड़ी ज्यादा लंबी बन रही, तो हम इसकी त्रिज्या की बात कर रहा है, तो त्रिज्या कितनी है 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 1.2 मीटर। इसी 1.2 मीटर को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यानी कि 120 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल लेते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू मेरे को दिख रही है कि 70 है,
और h की वैल्यू को मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया है, 120 सेंटीमीटर है। अब कितनी पानी की क्षमता होगी? 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के बराबर है, यानी कि मैं इसे 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, सीधी सिंपल सी बात है। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएंगे, 7 से 1 खत्म हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 से 72, 12 सत्ते 84 दूनी 168 मल्टीप्लाई बाई 11 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे पता है 11 से कैसे मल्टीप्लाई करना है। 8 8 6 14 का 4, 1 हासिल, 6 7 और 1 8 और 1 यानी कि 1848 लीटर हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप इसको 1000 से डिवाइड नहीं करते तो आपका आंसर जाता कहीं और, किसी दूसरे किले में। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा कई बार हो चुका है असिस्टेंट ग्रेड 3 में, तो असिस्टेंट ग्रेड 3 में कई बार हो चुका है। अगर मैं सीधा सिंपल बताना चाहूँ तो ये 200 200 में टूटेगा और 20 जो है वो एक्स्ट्रा आएगा, और 400 को मैं 200 को मैं बटे में डालूंगा आधे को, और मल्टीप्लाई में करूंगा 100। यहाँ से मेरी परसेंटेज आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? यहाँ से मेरी परसेंटेज आ जाएगी 10%, और 10% जो है 10% जो वैल्यू हो जाएगी वो 200 की हो जाएगी, और 200 की हो जाएगी तो 100% वैल्यू कितने की हो जाएगी? 2000 की हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, सुनीता और विनीता एक दूसरे की तरफ एक दूसरे से 3.4 किलोमीटर दूर है। उनके बीच की दूरी जो है वो 3.4 किलोमीटर है। ठीक है, एक जो है 8 मीटर प्रति सेकंड से, दूसरी जो है 9 मीटर प्रति सेकंड से एक दूसरे की ओर आ रही है। एक दूसरे की ओर आ रही है यानी कि अपोजिट चल रही है। ये 8 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये 9 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कितने समय में आपस में मिल जाएंगी? कितने समय में मिल जाएंगी भाई? टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब डिस्टेंस मेरे को पता है 3.4 किलोमीटर है, 3.4 किलोमीटर है, लेकिन ये तो मीटर पर सेकंड है, तो मैं इसको मीटर में चेंज कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई में 1000, और मैं इसको 8 और 9 को जोड़ देता हूँ, स्पीड जुड़ जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा? 17। इसको काटूंगा तो यहाँ से पॉइंट कटेगा, 17 दूनी 34, यानी कि 200 सेकंड में जो मिल जाएंगी। लेकिन मेरे को 200 सेकंड तो नहीं दिख रहा, तो मैं इसे 60 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो मेरे को मिलेगा 3 मिनट, और एक्स्ट्रा वाले जो 20 है वो 20 सेकंड, यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा? दो अभाज्य संख्याएं ए और बी का लघुत्तम समापवर्त 697 है। हमें पता है कि अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है, तो यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का ही मल्टीपल होगा। अगर यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल होगा तो मैं इसे काटना स्टार्ट करता हूँ। अब 697 को किससे काटेंगे? जो जो अभाज्य संख्या मिलती जाती है उससे काटते जाएंगे, क्योंकि मेरे को इसने अभाज्य संख्या ही यहाँ पे बोला है, तो मैं काट लेता हूँ। पहले मैं 2 से काट के देखता हूँ, नहीं कटेगा। 3 से काटता हूँ तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, नहीं कट रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 4 अभाज्य नहीं होती, 5 से नहीं कटेगा, 6 अभाज्य नहीं होती, 7 से, 7 6 42, 7 7 49, 7 9 63, कितना बच गया? 6, और 7 9 63 नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 अभाज्य नहीं होती, 10 अभाज्य नहीं होती, 11 अभाज्य होती है, लेकिन ये 11 से भी 11 6 66, 3 नहीं कटेगा। 12 से 13 अभाज्य होती है, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, कितना बच गया? 4 47, फिर नहीं कटा। 14 नहीं होती, 15 नहीं होती, 16 नहीं होती, 17 होती है, तो 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, तो 17 तिया 51 और 17 चौका 68, 17 चौका 68 और 17 एकम 17, यानी कि संख्याएं कितनी हो गई हमारी? 41 और 17 हो गई। अब इसने बोला है कि जो ए है वो बड़ा है किससे? बी से, तो ये हमारा 41 जो है वो ए हो गया, 17 जो है वो बी हो गया। इस इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है, तो इस इक्वेशन में बी की वैल्यू डाल देता हूं 17 माइनस में,
2 मल्टीप्लाई में 41, 2 मल्टीप्लाई में 41, तो 17 दिया 51, माइनस में 41 दूनी 82, कितना आ गया हमारा आंसर, माइनस का 31 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, एक क्वेश्चन रह गया हमारा, एक क्वेश्चन रह गया। तो टाइम एंड वर्क के तो काफी क्वेश्चन हम निपटा ही चुके हैं, नहीं होता है तो कोई कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे को लगता है इसको भी हम होमवर्क में ही रख लेते हैं, ये छोड़ो एक ही तो रह रहा है, एक मैं करा ही देता हूँ। ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रम से 15, 12, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 12 में, ए 15 में, बी 12 में और सी जो है वो 20 में पूरा कर सकते हैं। मैंने टोटल वर्क के लिए एलसीएम ले लिया और यहाँ से मेरा इंडिविजुअल वर्क निकल के आ जाएगा। ये मेरे को टाइम दिया ही हुआ है, तो मैंने देखा 20, 12 और 15 का जो एलसीएम आता है वो आता है हमारा 120 या फिर 60। 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60। अब उसने कहा है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू करा और सी 2 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन तक काम करा। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना काम करेंगे, 4 + 5 + 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 और 4 9, 9 और 3 12 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 24 काम कर लेंगे। 24 काम कर लेंगे तो ये कितना काम बचेगा, ये कितना काम बचेगा, 36 वर्क बचेगा। 36 वर्क बचेगा और ए और बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करा जाएगा। ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 + 5 काम करते हैं, तो शेष कार्य यानी कि 36 को कितने दिन में पूरा करेंगे, 36 को कितने दिन में पूरा करेंगे, एक सेकेंड मैंने 0 फालतू लगा दी। 36 को कितने दिन में पूरा करेंगे, 36/9 यानी कि 9 चौक 36। ए और बी जो है बचे हुए काम को 4 डेज में पूरा कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन वाला ही है, क्योंकि इसने इसका क्वेश्चन का आंसर जो है डीएसएसबी के आंसर की में वो 10 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन में गया होगा, वहां से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आंसर की करेक्ट होने के बाद हमें डीएसएसबी के द्वारा कोई आंसर की प्रोवाइड नहीं करी जाती। और लगभग हर पेपर में मैं ये मान के चल रहा हूँ एक तो होता ही होता है और 2 भी हो जाते हैं, और एक में तो मैंने 3 भी देखे थे, 3 भी गलत थे। ठीक है, तो यहाँ से आज हमारी क्लास खत्म होती है और इसके बाद 2 क्लास से और पेपर जो मिल गए मेरे को रात को, मैंने ग्रुप में अपडेट भी करा था उनके बारे में, तो आपको वो मिल जाएंगे। और उसके बाद इसको हम कीप कर लेते हैं, क्योंकि मैं इस फाइल को भी ग्रुप में डाल दूंगा, इस फाइल को भी मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा, ये मैंने अभी तक सेव भी नहीं करी है। तो इसके बाद हम मिलते हैं कल हम मिलेंगे और जो अगला पेपर हमें मिला है हम उसको सोल्व करेंगे। इतना आप लोग तैयारी करते रहिए, आपकी एलडीसी वगैरह के जो पेपर्स वगैरह हैं वो भी थोड़ा डिले है, जहां तक इलेक्शन के बाद ही डेट आएगी, बहुत मुश्किल है मार्च में डेट आने की, अप्रैल के लिए डेट आने का। तो मिलते हैं आप लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद।